हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग ये वाली बात कर चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मकसद थे हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतों को कब्जा करने में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो वेरियस गवर्नर जनरल्स और वेरियस पॉलिसीज़ के तहत उन्होंने धीरे धीरे करके कौन कौन से एरियाज़ पे कब्जा करा। पहले तो उन्होंने मराठास का जो साथ है वो पाया। किसको हराने में? मैसूर का कौन था वो राजा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को इन्होंने जब हराया, उसके बाद उसके बाद इन्होंने जिन मराठास का साथ लिया था टीपू सुल्तान को हराने में, उनके साथ भी वॉर लड़ा, एग्लो मराठा वॉर, और मराठा कॉन्फेडरेसी को और पेशवाशिप को खत्म करके इन्होंने मराठास को भी ध्वस्त कर दिया, पूरी तरीके से कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया। फिर ये अपने आप को क्लेम करते हैं एक पॉलिसी के तहत कि वी आर द सुप्रीम पावर, वी आर द पैरामाउंट पावर। यानी कि आप इनकी सारी पॉलिसीज को अगर देखोगे ना, तो ये सारी पॉलिसीज आपको इनकी लिखनी है कि ब्रिटिशर्स की ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज थी जिसके तहत ये इंडिया में अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी अपना रहे थे। वो थी, एक तो आपने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, और दूसरी आपके सामने आ रही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह रहा हूं, सॉरी, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी अभी तक आपने पढ़ी है ना। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी एक आपके सामने, ब्रिटिश पैरामाउंटसी की पॉलिसी, और आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। मतलब इनके जो एनेक्सेशन की जो लहर थी ना, कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, सारी जगह पर हिंदुस्तान की रियासतों पर जो हमें कब्जा करना है, उसमें जो ये लगातार एक वेव्स ऑफ सीरीज लेते हुए आए एनेक्सेशन की, थ्रू वेरियस पॉलिसीज, थ्रू वेरियस गवर्नर जनरल, थ्रू वेरियस स्ट्रेटजीज, थ्रू वेरियस साइकोलॉजी ऑफ वॉरफेयर। अब उसमें एक फाइनल वेव आती है लॉर्ड डेलहाउसी की अध्यक्षता में, जो कि गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1848 टू 1856। इन्होंने एक पॉलिसी यहां पर अपनाई जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? लैब्स का मतलब तो हो जाता है, लैब्स का मतलब होता है सबसे पहले तो दी एंड हो जाना किसी भी चीज का। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो उसको, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, रूल, लॉ, समथिंग, प्रिंसिपल, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन क्या बोलता था, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी इंडियन रूलर मर गया और अगर उसके कोई वंश में मर्द ना हुआ, सल्तनत को चलाने वाला, रियासत को चलाने वाला, किंगडम को चलाने वाला, मेल हायर। अब वो मेल हायर ऐसा नहीं कि अडॉप्टेड बेटा हो, खुद की नस्ल होनी चाहिए, खुद का डीएनए होना चाहिए और मेल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये किंगडम लैप्स कर जाएगा। यानी कि देख रहे हो, इससे चीज समझ में आ रही है? मतलब बंदा सेक्स भी करे तब भी स्ट्रेस ले, सोचो जरा, ठीक है। तो ये था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। ये डॉक्ट्रिन ये डिक्लेयर करता था, अगर कोई भी इंडियन रूलर, अगर उसके मेल लाइन में, मतलब उसका अगर कोई बेटा नहीं है जो कि रियासत को संभाल नहीं सकता, वो उसका अडॉप्टेड बेटा भी नहीं होना चाहिए, खुद का पैदाइश बेटा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो किंगडम लैप्स कर जाएगा। अब इस बात का कोई लॉजिक है? साफ दिख रहा है, में कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी कब्जा कब्जा करने के अलग अलग तरीके हैं। एक किंगडम के बाद दूसरा किंगडम, एक किंगडम के बाद दूसरा किंगडम, ऐसे होते 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 ये डॉक्ट्रिन उन पर अप्लाई होती चली गई। जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। झांसी में ये साथ किसके साथ एप्लीकेबल हुई थी? किसके साथ? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ध्यान से सुनना अश्प्रीत, सारे लोग, और भी चीजें, और भी रियासतें हो सकती हैं, और भी किंगडम्स के नाम हो सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, लेकिन आपको ये जो नाम दे रखे हैं, सबसे पहले तो आप इन्हीं को याद कर लेना। आपकी क्रोनोलॉजी बन जाएगी, बीच में इसके आगे पीछे या ऊपर नीचे या बीच में जो भी नाम होंगे वो आप धीरे धीरे करके ऐड ऑन करते चलना, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चलेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। जैसे याद है मैंने रेन म्यूटिनी बताई थी, मैंने कहा रेन म्यूटिनी तो बिल्कुल एंड में होगी जब आज़ादी मिलने वाली होगी, लेकिन हमें कम से कम पता तो लग गया विशाखापट्टनम, बॉम्बे,
और उधर ये सारी की सारी म्यूटिनी हुई थी, ठीक है। फाइनली हुआ क्या 1856 में कंपनी ने अवध पे कब्जा कर लिया, हमने देखा था, याद है, शुजाउद्दौला के टाइम पे। और इस टाइम पर ब्रिटिश के पास एक और आर्ग्यूमेंट थी। दे सेड दे वर ऑब्लाइज बाय ड्यूटी टू टेक ओवर द अवध, क्योंकि अवध के लोगों को हम ना बचाना चाहते हैं। हमारा दिल बहुत साफ है, बिल्कुल हार्पिक क्लीनर की तरह, और हम यहाँ के लोगों को बचाना चाहते हैं नवाब के चंगुल से, क्योंकि नवाब बहुत बेरहम है और वो एक ऐसी सरकार चला रहा है जो कि सरकार के नाम पे कलंक है, मिस गवर्नमेंट। जिस ह्यूमिलेटिंग वे में नवाब को उसकी गद्दी से हटाया गया, अवध के जो लोग थे ना, जब अगले ही साल, देख रहे हो ये सब घटनाक्रम कब हो रहा है 1856 तक, अगले ही साल जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, तो अवध के लोग जो थे ना, अवध के लोग कहते हैं अबे तुम हमारा भला सोचोगे, गोरी चमड़ी वालों, हराम जादो, तुम भला सोचोगे हमारा। अवध के लोग बहुत लॉयल थे नवाब से, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 ने अवध में भी बहुत, अवध की जनता ने भी बहुत पार्टिसिपेट करा और बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर अगर देखें तो इंडिया, ये जो येलो येलो वाला पार्ट है, मतलब एरिया जो ब्रिटिश रूल के अंदर थे इन 1797, आपको दिखेगा ये वाला हिस्सा, कुछ ये वाला हिस्सा, और कुछ ये नीचे दक्षिण भारत के कुछ हिस्से। बाद में येलो येलो वाला हिस्सा देखो कैसे फैलता चला गया, 1840 में ये, और 1857 तक ये हमें दिखाता है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने किन किन रीजन्स पे कब्जा करा, अगर शुरू में जब ये आए। यहां से इस मैप से एक क्वेश्चन बन सकता है। बात, ये वाले मैप तो प्रिम्स का क्वेश्चन बनाने के लिए बेकार है, इनको तो मेंस में ऐड कर सकते हैं कैसे ना कैसे करके, वो छोड़ो, उसका स्कोप भी काफ़ी कम है, क्योंकि जिस प्रकार से हमें टाइम अब कम मिलता है। लेकिन इससे एक प्रिम्स का क्वेश्चन एक दिमाग में ये बन सकता है कि शुरू में कहाँ पर है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैं ये नाम लिख दूं ईस्ट इंडिया, क्या मैं ऐसा लिख दूं थोड़ा सा साउथ ईस्ट इंडिया, और मैं क्या ऐसा लिख दूं यहां पर सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया। क्या ये सही होगा मेरा आर्ग्यूमेंट इसमें आपको देखते हुए? क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आपको छोटे छोटे एग्जाम्स में काम आ सकता है अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पर आगे 4 ऑप्शंस के इनमें से क्या है, और जनरली छोटे एग्जाम्स ऐसे ऑप्शंस बनाते नहीं है कि 1 ओनली, 2 ओनली, 1, 2 एंड 3 ओनली, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बैठ के हम ऐसा ना हो कि अब इस पे टाइम वेस्ट करने लग जाए कि इतनी प्रिपरेशन हमारी वीक हो, क्या हमें यही नहीं पता हो सबसे पहले कौन से हिस्सों पे कब्जा कर रहा था, फिर हमें इमेजिन करने लग जाए यार वो कहाँ पर आए थे, क्वीन ने चार्टर जब ग्रांट कर रहा था तो वो कहाँ से चले थे, कहाँ के रुके थे। फिर इंसान का दिमाग पता है कैसे कैसे वो कंफ्यूज हो जाता है पेपर में बैठ के। मतलब ये चीज़ मैं भुगत चुका हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो सीरियस स्टूडेंट एक्सपेरेंट होते हैं ना, वो कंफ्यूज पता है कैसे हो जाते हैं, वो ना फिर पोर्चुगीज से कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को कि पोर्चुगीज वाले वास्को डी गामा वो कैलीकट में, केप कोमोरिन में और केरला में उतरे थे, गोवा में उतरे थे, तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया भी यहाँ पर दे रखा था, मैं वेस्ट को मार्क करके आ जाता हूँ। फिर उनको थोड़े क्वेश्चंस बाद जाकर रियलाइज होता है कि नहीं यार वो तो यार पोर्चुगीज वाला में मार्क कराया जाकर आप कुछ कर नहीं सकते, तो अब उनको लगता है ओएमआर में क्वेश्चन गलत हो गया हमारा, और ऐसे करके फिर एग्जाम में बाकी अच्छे क्वेश्चंस को भी करने की साइकोलॉजी खराब हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में फिर वो जो गलती रियलाइज हो गई लेकिन अब जिसको ठीक नहीं करा जा सकता, वो घूमती रहती है दिमाग के अंदर। ये मैं छोटी छोटी जो आपको स्टेप्स बताता हूँ ना, ये अगर आपने इसको अपना लिया ना, तो आपके हाथ नहीं कांपेंगे, आपका पेन की इंक गलत गोले में जाकर नहीं भरेगी प्रीलिम्स के अंदर। और मैं इन सब चीज़ों पे इसलिए ध्यान देना चाहता हूँ क्योंकि अगर प्रीलिम्स का गेट नहीं खुलाना शाइनी, तो मेंस की कितनी भी तैयारी किसी बंदे की स्ट्रॉन्ग हो, कोई फायदा ही नहीं है उससे। उसके लिए 365 दिन की क्या 500 दिन की जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अगला प्रीलिम्स और फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, 500 दिन, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर्स थे जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा कंपनी की एक्सपेंशन पॉलिसी में। बाय हिज टाइम, इनके टाइम तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
उसने पावर एक्वायर कर ली थी। शुरू शुरू में मैंने आपको बताया जैसे कि बंगाल में, लेकिन धीरे धीरे करते करते बॉम्बे में भी और मद्रास में भी। जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनको बड़े सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया, जिनको ये अंग्रेज बोलते थे प्रेसिडेंसीज। यानी कि समझ रहे हो, यानी कि एरिया ऑफ रूल ना इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके ना डिवाइड कर दिया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल ये, गवर्नर ऑफ मद्रास ये, गवर्नर ऑफ, इसको ऐसे बना देते हैं, गलत बना दिया मैंने, गवर्नर ऑफ मद्रास ये, गवर्नर ऑफ बॉम्बे ये, गवर्नर ऑफ बंगाल ये। और कुछ ऐसे ही है ना ये, अगर इसको ऐसे बनाऊँ, ये देखो, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ इस डायग्राम को, ये कुछ ऐसे ही है ना, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो इनको ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बेसिस पे डिवाइड इसलिए कर दिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, रूल करने में आसानी हो जाए, कन्वीनियंस हो जाए, कन्वीनियंस इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनको बोला गया प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी सेटअप करी गई थी शुरू शुरू में इनके द्वारा। एक थी बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली कौन सी? बंगाल। हर किसी एक प्रेसिडेंसी को एक गवर्नर रूल करता था, तो मैं क्या बोलूंगा कि बंगाल का शासक कौन अंग्रेजों के बिहाफ पे? गवर्नर ऑफ बंगाल। मद्रास का शासक कौन? गवर्नर ऑफ मद्रास। मद्रास का शासक गवर्नर ऑफ बंगाल कैसे होगा? ठीक है। और बॉम्बे का शासक कौन? गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ठीक है। उसके बाद इन सबका एक सुप्रीम हेड बनाया गया, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और अब ये चीज क्लियर है ना आपको कि अगर मैं एक नाम काट दूं तो ये दो अलग अलग जमाने के गवर्नर जनरल्स हैं, एक वॉरेन हेस्टिंग्स और एक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बताओ, शुरू शुरू में वॉरेन हेस्टिंग्स, और जस्ट टू रिकॉल, क्या आप लोग कंफ्यूज ना हो या थोड़ा सा किसी को याद आ जाए, यहां पर ये लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ही वॉज लॉर्ड हेस्टिंग्स। और ठीक है, बताओ अनुज क्या कह रहे हो? हाँ लॉर्ड, यार लॉर्ड ना देखो खुद भी लगा लेते थे अपने नाम के आगे, और ये दिखाने के लिए कि याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी, पता नहीं किस लेक्चर में बताई थी मैंने, हाँ इसी बुक के फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताई थी, वाइट मैंस बर्डन। जीसस क्राइस्ट ने हमें भेजा है तुम देहाती लोगों को, बारबेरियन लोगों को इंसान के शरीर में इंसान बनाने के लिए। याद है वो वाली डिबेट, है ना? उसी के तहत अपने आप को लगाते थे। और ये ना एक्चुअली ये टाइटल कैरी करते थे ब्रिटेन से ही, ब्रिटेन से ही। ठीक है, यानी कि यहां पर लॉर्ड मतलब भगवान नहीं है अनुज, ये मत समझना कि इनको भगवान है, मतलब ये जैसे सर की जगह लॉर्ड वर्ड यूज हो रहा है बस ये। ठीक है। उसके बाद ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, हर एक गवर्नर रूल करता था, सुप्रीम हेड इनका होता था गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे, और इनको क्या बोला गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल। और इन्होंने बड़े सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करे, स्पेशली जस्टिस की फील्ड में, जस्टिस के एराना में। 1772 से ही एक नया सिस्टम ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश हो गया था। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 प्रकार के कोर्ट बनाए जाते थे। एक होता था क्रिमिनल कोर्ट, जिसको बोला जाता था फौजदारी अदालत, और एक होता था सिविल कोर्ट, जिसको बोला जाता था दीवानी अदालत। अब यहां पर मुसलमानों के लिए जो मौलवीज थे और हिंदू के लिए जो हिंदू पंडित थे, वो जो थे इंटरप्रेट करते थे इंडियन लॉज को यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए, ताकि बाहर के लोगों को, इनको अंग्रेजों को पता नहीं था ना, अंग्रेजों को पता नहीं था। क्या नहीं पता था? कि हिंदू, मतलब ये जो यहां पर जो इंडिया में धर्म एक बहुत बड़ी चीज है, मेरी बात ध्यान से सुनना, धर्म एक बहुत बड़ी चीज थी। कोई भी कानून, इवन कोर्ट कचहरी का मामला ना धर्म को देखते हुए ही लिया जाता है। मतलब कल को अगर कोई किसी डिस्प्यूट हो गया, किसी के डेड बॉडी कोई केस है, और सोचो जरा उस टाइम पर अगर ये इनका कोई जज ऐसा कोई ऑर्डर पास कर देता
कि एक मुसलमान पर्सन की डेड बॉडी है, जाकर उसको शमशान घाट में जाके जला दो, या क्रिश्चियन की डेड बॉडी इसको जाके जला दो, या हिंदू की डेड बॉडी है इसको दफन कर दो। इससे इनकी थू हो सकती थी, इनके रूल को चैलेंज करा जा सकता था, लोग सड़कों पर आ सकते थे। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? धर्म एक सेंसिटिव मुद्दा था इस टाइम पर, कि नहीं था? आज तो है ही, और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इस टाइम पर था। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज भी जुडिशरी जब भी कोई निर्णय लेती है तो वो लोगों के, इंडिया में स्पेशली इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री में, रिलीजियस डाइवर्सिटी की टर्म्स में भी बात कर रहा हूं मैं, धर्म को देखकर भी लिया जाता है बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? अगर इतना ही आसान होता तो बाबरी मस्जिद और अयोध्या वर्डिक्ट क्यों अटक गई इतने सालों तक? सबरीमाला इशू, हाजी अली दरगाह केस, शनि शिंगणापुर, है ना? इस टाइम पर भी ऐसी समस्या थी। अब एक बात बताओ, इंडिया में जो रिलीजियस लॉ हैं, जैसे शरीयत कहते हैं, आई थिंक मुस्लिम लोगों, जो शरीयत लॉ है, और जो इंडिया में और जो हिंदूज के लिए जो है मनुस्मृति, या जहां भी हिंदू या जहां पर भी हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट गिवन है, इन सब की इंटरप्रिटेशन के लिए हमें कुछ हिंदुस्तानी तो चाहिए पड़ेंगे कि नहीं चाहिए पड़ेंगे? तो ये यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इंटरप्रेट कर करके लॉ बताते थे, जो कि इन सिविल कोर्ट्स में बैठते थे, क्योंकि यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये कहते थे हम कोई भी निर्णय किसी के धर्म से जुड़ा हुआ, या कोई भी डिसीजन जिसमें धर्म का एंगल हो, वो हम नहीं ले सकते जब तक हमें पूरी नॉलेज ना हो। तो उन्होंने हिंदू पंडित और मुस्लिम मौलवीस को बोला अपने अपने धर्मों के लॉस को इंटरप्रेट करके कि तो उनमें लिखा क्या हुआ है, क्या इंटरप्रिटेशन है उसके, वो हमें बताओ, ताकि हम जब जजमेंट्स दें तो उस चीज का ध्यान रखें। क्रिमिनल कोर्ट्स सेटअप करे गए अंडर अ काजी, काजी एक जज होता है, और मुफ्ती, मुफ्ती के अंदर ये एक जूरिस्ट होता है मुस्लिम कम्युनिटी का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ डेट द काजी वुड एडमिनिस्टर, सहायक उसका काइंड ऑफ, ठीक है। बट ये सारी की सारी चीजें कलेक्टर्स की सुपरविजन में होती थी, यानी कि मुस्लिम लॉ के, शरीयत लॉ के तहत अगर कोई भी जजमेंट पास करनी है, कोई भी ऑर्डर अगर पास करना है, तो वो करेगा एक मौलवी ही। अगर वो मामला कुछ ज्यादा ही धार्मिक है, मुस्लिम सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको एक मौलवी ही पास करेगा। लेकिन ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पता होना चाहिए कि उन्होंने जजमेंट जो दी वो किस कंटेक्स्ट में दी और क्या दी, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा केस आए तो इस केस को रेफरेंस बनाते हुए फ्यूचर में यूज करा जा सके, और ये लोग भी कुछ सीख सकें कि इन्होंने किस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ कहा। कोई सा भी मुद्दा, क्योंकि यूरोपियन जो ये लोग थे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो सिर्फ एक मतलब टाइटुलर एक पोस्ट है। इनको ये पता था कि देखो हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, और हर एक कंट्री का कल्चर और रीति रिवाज, धर्म वगैरह अलग होता है। यहाँ पर अगर इन्होंने आकर पहली बार कुछ चीज़ सुनी थी कि यार यहाँ पर एक आदमी जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और वो मस्जिद जाता है, और वो धर्म से यहाँ पर, यहाँ के लोग उनको मुसलमान बोलते हैं, वो 3 बार अपनी बीवी को बोल देता है कि तलाक है, तलाक है, तलाक है, और उसको, उसकी बीवी को उसको छोड़ के जाना पड़ता है। यहाँ ट्रिपल तलाक वैलिड है। वो ये सोचते थे कि हम तो अपनी बीवियों से कितने बार बोल देते हैं ऐसे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, जाओ मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, वो देता हूँ, लेकिन रात तक आते आते दोबारा मूड बन जाता था साथ रहने का। लेकिन उन्होंने ये देखा कि हम इस चीज़ का मजाक उड़ाना, या फिर कोई भी अगर कोर्ट कचहरी के मामले में हम जब जजमेंट दे रहे हैं तो ये चीज़ ठीक नहीं होगी। हम अगर कोई ऐसी जजमेंट दे दें कि एकदम से किसी एक हिंदू मंदिर को डिमोलिश कर कर यहाँ पर एक कोर्ट बना दिया जाए, कोई वेयर हाउस बना दिया जाए, या फोर्टिफिकेशन कर दिया जाए, किसी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट बना दिया जाए, तो उनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना था कि नहीं, ये इतना ईजी भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर अगर लोगों के धर्म से खिलवाड़ करी ना, तो लोग आग बबूला हो जाएंगे, और वो आग इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली। और याद है पहला चैप्टर कि ये यहाँ पर आने से पहले पूरा जायजा लेकर आए थे कि हिंदुस्तान में है क्या, चल क्या रहा है, कैसा कैसा, और उन्होंने इसलिए तो मैप बनाने को बोला था पूरे भारत का, और उसके तहत के कौन से कल्चर के कैसे लोग कौन से रीजन में कहाँ मिलते हैं। वो वाली बात याद है मेरी, कोठे पर जाने से पहले नचनिया के बारे में पता करके जाओ कि उसकी थिरकन क्या, उसकी चितवन क्या है। सेम चीज़ यही।
मेरा डायलॉग नहीं है, लेकिन सलमान खान ने बोला था ऐसा दबंग 2 में। वॉरेन हेस्टिंग्स का ट्रायल होता है। इससे पहले ट्रायल किसका हुआ था जिसने जाके सुसाइड कमिट कर लिया था ब्रिटेन में, जबकि वो बाइज्जत बरी भी हो गया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था रॉबर्ट क्लाइव? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस गया 1785 में, तो एडमंड एडमंड बुर्के ने उसके ऊपर आरोप लगाया दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, और उसकी इम्पीचमेंट हुई, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि 7 साल तक चलती है। 7 साल तक इम्पीचमेंट एक ट्रायल होता था उस टाइम पर। आज के इससे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से इसको कंफ्यूज ना करना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि एल्डर हाउस होता है, उधर 2 हाउस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है ना, तो लोअर हाउस उधर उधर लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और हमारे जो राज्यसभा है ना अपर हाउस, तो उधर अपर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ चार्जेस लगे फॉर मिसकंडक्ट, ठीक है, इन हाउस ऑफ कॉमन्स, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वगैरह ने मिलकर देखा इम्पीच इसको, क्या हटाना है इसको, ये सब करना है। मेजर प्रॉब्लम जो थी वो ये थी, एक और मेजर प्रॉब्लम जो ब्रिटिशर्स को फेस करने को मिली, ब्राह्मण पंडित जो थे वो लोकल लॉज की अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते थे बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र। बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र, स्कूल्स मतलब यहां पर प्रिंसिपल्स को कहा जा रहा है। धर्मशास्त्र सबसे पहले समझते हैं होते क्या हैं। ये एक संस्कृत टेक्स्ट होते हैं जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं सोशल रूल्स एंड कोड ऑफ बिहेवियर होना क्या चाहिए एक हिंदू का, जिसको कंपाइल करना शुरू करा गया था फ्रॉम 500 BC ऑनवर्ड्स। एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को यह बोला गया कि तुम एक हिंदू लॉज का पूरे का पूरा एक ग्रंथ बनाओ, एक डाइजेस्ट बनाओ। डाइजेस्ट का मतलब ये मत समझ जाना कि इनको खाने के लिए बोल दिया गया था, ठीक है, एक पूरा का पूरा कंपाइलेशन बनाओ। इसको सबसे पहले तो लिखा गया हिंदू लॉज को जनरली ऑफिस में था संस्कृत में, लेकिन अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, एक छोटा क्वेश्चन, छोटे एग्जाम्स में आने वाला। NB हैलेड, ये वो पर्सन थे जिन्होंने इस डाइजेस्ट को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करा, संस्कृत से इंग्लिश में। 1778 में ऐसे ही एक कोड ऑफ मुस्लिम लॉज भी आया, इसको कंपाइल करा गया ताकि जब यूरोपियन जजेस जो थे जब कोई भी जजमेंट दे तो उनके बेनिफिट में हो। और अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करा गया। कहां पर स्टैब्लिश करा गया था? कलकत्ता के अंदर। और कोर्ट ऑफ अपील सेटअप करा गया था। ये चीज लक्ष्मीकांत बताना भूल जाती है, लक्ष्मीकांत की बुक हमें ये चीज बताना भूल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कोर्ट ऑफ अपील भी सेटअप करा गया था, जिसको बोला गया सदर निजामत अदालत, कोर्ट ऑफ अपील, कि एकदम से कोई अगर जजमेंट हमारे खिलाफ पास कर रहा है तो हम एक अपील भी रख सकें उस जजमेंट के खिलाफ। यानी कि आप देख पा रहे हो इनकी साइकोलॉजी को, समझ पा रहे हो, ये पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, कानून के अकॉर्डिंग चलते। तो यही चीज इंडिया ने अपनाई आजादी के बाद। ये नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई, ईगो नहीं दिखाई कि ये तो रूल करके गए थे हम पे, हम इनकी चीजें क्यों अपनाएं। एक प्रिंसिपल फिगर, जो एक प्रमुख फिगर जो था इंडियन डिस्ट्रिक्ट में, वो था एक कलेक्टर की पोस्ट, जो कि आज भी है, हम उसी के लिए पढ़ रहे हैं, सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं। एज अ टाइटल सजेस्ट, इसका जो मेन जॉब जो था शुरू में उस टाइम पर, ये आज का DM, आज का कलेक्टर, आज का IAS ऑफिसर नहीं, आज तो हमें बोल दिया जाता है वैसे ही, लेकिन इसकी जॉब जो शुरू में थी, इट वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अपनी डिस्ट्रिक्ट में, जजेस की हेल्प के साथ, पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प के साथ और दरोगाज की हेल्प के साथ। इसका जो ऑफिस था कलेक्टोरेट, ये एक नई सेंटर ऑफ पावर बन गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जो प्रीवियस जो भी ये रोल निभाता था टैक्स कलेक्ट करने के, रेवेन्यू कलेक्ट करने के, जो प्रीवियस इस अथॉरिटीज के जो होल्डर्स हुआ करते थे उनको रिप्लेस करके सारी की सारी पावर कलेक्टर को और इसके ऑफिसर्स इंचार्ज जो पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं इंक्लूडिंग कलेक्टर, कलेक्टोरेट में दे दी गई, ठीक है। ये मतलब वही चीज़ है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के हिसाब से आप इन IAS ऑफिसर्स को कंपेयर नहीं कर सकते उस जमाने की। जैसे आपको पता ना कि मैंने आपको बताया था ये सुप्रीम कोर्ट, ये कोई बहुत महान सुप्रीम कोर्ट नहीं था कि हम समझे कि जैसे आज जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। टाइम और जमाना देख लो, क्योंकि 1773 की चीज़ें हैं ये, ओके। तो लक्ष्मीकांत में एक चीज़ आप लोग अपडेट करते हैं ना, ये सदर निजामत अदालत की बात, ठीक है। और फर्स्ट जो इस कोर्ट के, जो इस सुप्रीम कोर्ट के, हम तमिलनाडु में पढ़ेंगे उसको,
चीफ जस्टिस जो बने थे वो थे सर, उनका नाम था सर एलिजा इम्फी। एलिजा लिखती हैं कई किताबें, कहीं एलिजा लिखती हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिजा इम्फ, अरे यार, सर एलिजा इम्फी, ठीक है। और इसके अलावा याद है हमने पढ़ा था कि देयर वाज वन चीफ जस्टिस अलोंग विद थ्री अदर जजेस, आई थिंक, है ना। उनके नाम भी हम लोग पढ़ेंगे तमिलनाडु में। क्या यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई? और ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जिसमें आपको ये हाउस ऑफ कॉमन्स, ये ब्रिटेन में यूज होता है वर्ड हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे इसको कंपेयर कर लो बिल्कुल इक्वल हमारी लोकसभा के लिए, लोअर हाउस के लिए, एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमारे अपर हाउस राज्यसभा के साथ, ठीक है। ये चीज़ भी हमने इनसे ही वैसे वो ली थी, ठीक है। और इवन जो कलर होता है ना, जैसे रेड कारपेट कौन से हाउस में होता है, ग्रीन कारपेट कौन से हाउस में होता है? इंडिया में राज्यसभा में कौन सा कलर का कारपेट होता है? रेड। और लोकसभा में कौन से कलर का कारपेट होता है? ग्रीन। ये चीज़ें याद रखना, पता है किसके लिए? लोकसभा और राज्यसभा प्रोटोकॉल एग्जाम के लिए। ये सिम्बलाइज कुछ नहीं करता, यहां देख रहे हो आपको कुछ हरे और कुछ लाल डोले दिख रहे होंगे, ये भी कॉपी है। ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम पढ़ लेंगे तमिलनाडु से। इसके इस पर्सन के बारे में सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। वीर सुरेंद्र साई कौन था, कहाँ से था, कौन से रिवोल्ट में लड़ा था, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन हेयर। बस इनका पता नहीं क्यों पोर्ट्रे तंग करने के लिए, एहसान के लिए लिख दिया कि जगह नहीं मिल रही थी तो चलो किसी की भी फोटो चिपका दे। इसकी इम्पीचमेंट जो हुई वो, आई थिंक ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, क्रॉस चेक करना है इस फैक्ट को, एडमंड बर्के ने करी थी। और इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स की इम्पीचमेंट करते हुए इसकी काफ़ी धज्जियाँ उड़ाई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, कि मैं इसको इम्पीच करता हूँ इन द नेम ऑफ दोज पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि यहाँ पे भरोसा करके हमारी रियासत को वहाँ मतलब हमारे रूल को वहाँ पर टिकवाए हुए हैं अपनी अपनी रियासतों में। इसने जाकर नाम खराब कर दिया, पूरा का पूरा लुटेरा कहीं का, मतलब गालियाँ पड़ी इसको कुल मिलाकर, बहुत बस बात ये थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी रूल की। जो कॉलोनियल रूल था इंडिया के अंदर, वो कुछ नए नए आइडियाज़ लेकर आया एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म में। बट इसकी जो पावर थी वो जनरली आप जानते हो कि मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। मुगल आर्मी जो थी, मुगल आर्मी में ज़्यादातर ना कैवलरी सोल्जर्स थे, यानी कि फुट सोल्जर्स, इनको सवार भी बोला जाता था, ट्रेंड सोल्जर जो कि हॉर्स बैक पे, और कुछ कुछ इन्फेंट्री भी थे, यानी कि कैवलरी मतलब हॉर्स सोल्जर्स और इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर, इनको पैदल बोला जाता था, यानी कि फुट सोल्जर्स। इनको ट्रेनिंग मिलती थी तीर कमान में, आर्चरी तीरंदाजी, एंड तलवार चलाने में, यूज ऑफ स्वॉर्ड्स। जो कैवलरी थी, जो घुड़सवार थे, वो आर्मी को डोमिनेट करते, मतलब दे डोमिनेटेड द आर्मी ड्यूरिंग द मुगल टाइम। और मुगल स्टेट जो थी, इट डिड नॉट फील द नीड कि उनको ज़्यादा इससे बड़ी एक इन्फेंट्री, ट्रेंड इन्फेंट्री की जरूरत है, ट्रेंड फुट सोल्जर्स की जरूरत है। रूरल एरियाज जो थे वहां पर उस टाइम पर बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स जो थे वो थे, और लोकल जमींदार जो थे, जब भी उनको जरूरत पड़ती थी तो वो मुगल आर्मी को वैसे भी सपोर्ट प्रोवाइड करवा देते थे। अब मतलब बिल्कुल मज़े में, बिल्कुल मजामा तरीके से मुगल रूलर्स की, एम्परर्स की ज़िंदगी बीत रही थी, तो उनको ऐसा कभी कोई नीड फील नहीं हुई, कोई खतरा ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि उनको कभी अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सावर मैंने आपको बता दिया, दे आर द मैन ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है, यानी कि कैवलरी। एक चेंज आता है इन द 18th सेंचुरी, जब जो मुगल सक्सेसर स्टेट्स थी जैसे अवध और बनारस, ठीक है, इन्होंने पीजेंट्स को रिक्रूट करना स्टार्ट करा आर्मीज में, और उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स के तौर पर ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल सेम मेथड अडॉप्ट करा। इन्होंने भी
अपनी आर्मी में लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट करा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको देना स्टार्ट करी। और इनको ये लोग बोलते थे इंडियन आर्मी के लिए, जो जो बंदे के लिए जो वर्ड होता है जो इंडियन आर्मी में काम करता है, सिपाही, सोल्जर, तो इन्होंने एक सिपाही आर्मी स्टार्ट करी। अब वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो थी, लड़ने की जो रणनीति जो थी कि युद्ध कैसे लड़ा जाता था, अब ये कोई पानीपत या फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जैसे अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से लड़ा, इस प्रकार के युद्ध नहीं थे। अब जो वॉर टेक्नोलॉजी थी ना वो चेंज हो गई थी 1820 से। जो कैवलरी की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो रिक्वायरमेंट थी ऑफ द कंपनीज आर्मी, वो डिक्लाइन हो गई। घुड़सवारों की जो गिनती थी अब वो कम होने लगी, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो था इस टाइम पर लड़ता हुआ आपको दिखेगा इतिहास में बर्मा में, म्यांमार में, ठीक है, अफगानिस्तान में और इजिप्ट में, जहां पर जो सोल्जर्स थे ना वो जनरली लोकेशंस पर उनको छुपना पड़ता था। घोड़े हर जगह पर जाकर, मतलब ऐसा तो नहीं कि आवाज नहीं निकालेंगे या कहीं पर भी छुपेंगे नहीं, बहुत बहुत ज्यादा बार इनको गोरिल्ला वॉरफेयर भी करना पड़ता था। गोरिल्ला वॉरफेयर के अंदर क्या होता है, आप सारे एक साथ निकल कर आ जाते हो, दुश्मन को मारते हो, दोबारा जाकर अलग अलग कोनों में इधर उधर जंगलों में जाकर छुप जाते हो। तो ये चीज़ घोड़ों के साथ ज़्यादातर पॉसिबल नहीं थी, ऐसा ब्रिटिशर्स ने देख लिया था। इनका जो एक्सपीरियंस था बर्मा में, अफगानिस्तान में और इजिप्ट में, ये उधर लड़ते थे मस्केट के साथ। ये एक हैवी गन होती है जो कि इन्फेंट्री सोल्जर्स यूज करते हैं, और मैचलॉक के साथ ये एक टाइप ऑफ गन है जिसमें जो पाउडर है वो इग्नाइट करा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना आप इनके नाम को लेकर रट्टा मारते रहोगे हमेशा। मस्केट गन, ये आपने देखा होगा अंग्रेजों का, मतलब हर जगह आपको म्यूजियम है, पुराने घरों में और ये सब ये मिल जाएगी। ये आपको ये फिर हेरा फेरी में भी मिल जाएगी जो राजू लेकर आता है ना, 2 करोड़ की जो बंदूकें होती हैं, ठीक है। और एक ये था मैच लॉक। मैच लॉक मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बारूद भरकर मैच लॉक मस्केट, सेम चीज़ होती है कह रहा दिवाली में भी फोड़ते हैं, सेम चीज़ होती है। यहाँ पर धागा बांधा जाता है क्योंकि इसके अंदर बारूद भरी जाती है अंदर से। और ये आपने देखा होगा मंगल पांडे के टाइम पर कंट्रोवर्सी, वो ऐसे ही, मतलब वो बंदूक भर भर के उसकी नली में डाल डाल कर वो ऐसे फायरिंग करता था। पहले पाउडर भर दिया और उसके बाद उसको एक स्टिक से घुसाना अंदर पाउडर को, और उसके बाद वो चलाना, ठीक है, ये चीज़ ऐसे करके। और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये पर्सन ने यहाँ पर बारूद भरा, इसके अंदर बारूद डाल रहा है, उसके बाद फनल से अंदर से इसको घसीटा, ये देखो चल गई ऐसे। पीछे से बारूद डालना है और आगे से इसमें एक रॉन टाइप, मतलब वो डाल देना है, ठीक है, भर के, ये चीज़ है। और ये देखो ये जल रहा है ना, ये ऐसे करके, ये देखो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये जलती हुई सुतली यहां पर बारूद पे आके टच करेगी। आगे एक रॉन्ड की गोली डली हुई है, गोली, गोला टाइप जैसे लोहे का छल्ला मान लो उसको, ये जैसे ही यहां पर जाएगी तो बारूद जो है वो फटेगा, गोली को आगे धक्का देगा और फायरिंग होगी। देखना 1 2 3 चल गया। ये आज भी कोई ब्रिटिश है, इसका कोई होगा फार्म हाउस वगैरह, वहां पर चला कर दिखा रहा है उल्लू का पट्टा, बुढ़ापे के दिन काट रहा है आखिरी। तो दो सोल्जर्स हैं, जो सोल्जर्स थे जो कंपनी के आर्मी के, दे हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट। जब मतलब जैसे जैसे वक्त बदल रहा था, ज़माना बदल रहा था, उनके हिसाब, उस बदलते वक्त और ज़माने के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करना जानते थे, चेंज करना जानते थे। और इनकी जो मिलिट्री इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, मतलब अमंग्स द मिलिट्री जो फुट सोल्जर्स थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो इन्होंने क्या करा, गन ट्रेनिंग में ज़्यादा सक्षम करा अपने सोल्जर्स को। और गन ट्रेनिंग मैंने आपको बता दी, एक मस्केट, और इसको वैसे यही बोलते हैं मैचलॉक मस्केट है, सेम चीज़ ये, ठीक है। तो इन द 19th सेंचुरी होता क्या है, ब्रिटिशर्स आर्मी में डिसिप्लिन लाने के लिए ना एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर भी लेकर आते हैं। यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जहां पर भी बस ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल्जर है ना, उसको सेम तरीके से ट्रीटमेंट मिल, सेम तरीके से ट्रेनिंग मिल रखी होगी, सेम तरीके की उसको यूनिफॉर्म होगी, सेम उसका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा, और उसको अलग अलग फेजेस में बार बार ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जैसे हमारा लबासना में नहीं होता फेज 1 फेज 2 वगैरह, कि यानी कि वो अपने उसके साथ टच में रहेगा। ये नहीं कि वन टाइम ट्रेनिंग हो गई, अब तो भाई बर्गर पिज्जा खाते रहो और अपना वेट बढ़ाते रहो, नहीं।
तो हर जगह एक पूरे के पूरा सेम बिल्कुल यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप हो, इसके लिए इन्होंने एकेडमीज भी खोली थी सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए। इसलिए आप उस टाइम पर अंग्रेजों ने जब कब्जा करा ना, इस टाइम पर आप देखोगे बड़े सारे जो आर्मी वार्मी पुलिस की ट्रेनिंग के जो मैदान थे ना, वो इनके टाइम पे बहुत बने। सोल्जर्स जो थे उनको यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी गई, उनको ड्रिल ट्रेनिंग डिसिप्लिन वगैरह ये सब सिखाई गई, ठीक है, जो कि उनकी लाइफ का पार्ट बन गया ये। लेकिन कभी कभार कास्ट और कम्युनिटी की फीलिंग्स भी क्रिएट कर देती थी गलत तरीके से, और जो अंग्रेज थे इन कास्ट और कम्युनिटी की फीलिंग्स को इस ट्रेनिंग में कभी कभार इग्नोर कर देते थे एक प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने की दिशा में। इसका एग्जांपल दूं, रिवोल्ट ऑफ 1857 में मंगल पांडे के साथ जो होता है ये यही तो होता है। याद है अफवाह फैल गई थी कि गाय की चर्बी और सुअर के मांस से वो कारतूस बन रही है, तो सुअर मुसलमानों के लिए हराम और गाय जबान पे रखना, गाय का मांस रखना, बीफ रखना हिंदू लोगों के लिए हराम, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये भी कोशिश करी थी कि लोगों की कास्ट और रिलीजियस फीलिंग जो है इससे हर्ट हो, और यही एक पूरा का पूरा ग्राउंड बना था फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ये एक सवार की फोटो आपको दिख रही है, सवार इज अ हॉट सोल्जर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कैवलरी, ठीक है। आफ्टर द बैटल्स विद मराठास एंड मैसूर, यानी कि एंग्लो मराठा एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रियलाइज हो गया था कि उनको अपनी कैवलरी फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है, उसको काबिल बनाने की जरूरत है, और ज़्यादा उनको ट्रेनिंग वगैरह देने की जरूरत है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इन्होंने ज़्यादातर फोकस किस पे करा, क्या इनकी प्रेफरेंस इन्फेंट्री के लिए थी या फिर कैवलरी के लिए थी, क्या बोलोगे? फुट सोल्जर्स और हॉट सोल्जर्स थे दोनों, खत्म कुछ भी नहीं करा, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस किसकी तरफ, किसकी तरफ? इन्फेंट्री की तरफ, है ना, फुट सोल्जर्स की तरफ, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में, ठीक है। उसके बाद नए नए इन्वेंशन होते रहे ब्रिटेन में, जैसे नई स्टीम टेक्नोलॉजी आई इन द अर्ली 20th सेंचुरी। इससे पहले 6 से 8 महीने लगभग लगते थे टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी। स्टीम शिप्स वगैरह ने जो जर्नी थी वो रिड्यूस कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ब्रिटिशर्स अब खुद भी आ सके और अपनी फैमिली को भी ला सके। बाय 1857 माहौल ये हो गया था दैट कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल अबाउट पूरे इंडिया की जितनी 63% टेरिटरी थी उस पर, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो 78% जो पॉपुलेशन थी लगभग, वो ब्रिटिश रूल के अंडर आ गई थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग इस टाइम तक पूरे के पूरे इंडिया पे लगभग वर्चुअली ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा अपना कर लिया था, ओके। उसके बाद बंधुआ मजदूरी इन साउथ अफ्रीका। आपको पता है कॉलोनियलिज्म जो था एक लहर के साथ शुरू हो गया था जिस टाइम पर इंडिया गुलाम बना, उससे आगे पीछे कुछ कुछ सालों के गैप से एशिया और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज गुलाम बन रही थी, तो हमें स्लेव ट्रेड देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका में। हुआ क्या, जो डच थे, डच ट्रेडिंग शिप्स या डच ईस्ट इंडिया कंपनी आप कह लो, ये साउदर्न अफ्रीका पहुंचते हैं 17th सेंचुरी में, और यहाँ पर एक स्लेव ट्रेड शुरू हो जाता है। लोगों को कैप्चर करा जाता था, जंजीरों में बांधा जाता था, उनको बेच दिया जाता था स्लेव मार्केट्स में। जब स्लेवरी एंड होती है 1834 में, तो ऐसा देखा गया कि जो केप टाउन है साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, वहां पर लगभग 36,000 या 37,000 के आसपास आपको प्राइवेटली ओन्ड स्लेव्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक विजिटर का एक्सपीरियंस आपको बताया गया कि उनको किस तरीके से बेरहमी से लाया जाता था, उनके बच्चे वगैरह जो थे वो कैसे रोते थे, और वो तड़प तड़प के मतलब वो रहते थे, खाना भी नहीं मिलता था, और उनसे काम वगैरह करवाया जाता था, ये सब चीज़ें, ठीक है। स्लेव ट्रेड को हम देखेंगे अफ्रीका का, तमिलनाडु में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से मिलेगा। कुछ बॉक्स कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, ये चीज़ हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके थी, चैप्टर भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करा। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, बताओ, बोलो, कुछ पूछना है? क्लियर है? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हमारा चैप्टर खत्म हुआ।